कि दुनिया में कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों के पीछे भागते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही पैसे को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। सेम वर्ल्ड, सेम अपॉर्चुनिटीज, बट कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स। तो सवाल ये है, क्या फर्क है इन दोनों लोगों में? क्या फर्क है उस इंसान में जो पूरी जिंदगी सैलरी के भरोसे जीता है, और उस इंसान में जो एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करता है? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। ये कहानी है दो पिताओं की। एक थे पुअर डैड और दूसरे थे रिच डैड। और इन दोनों की सोच के बीच का फर्क पूरी जिंदगी का फर्क बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों को पहली बार ये समझाया कि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द लेजेंडरी बुक रिच डैड पुअर डैड। और इस कहानी के लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। लेकिन इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह नहीं है कि इसमें पैसे की बात की गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बताया गया है कि हमारी पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल रियलिटी बचपन में सीखी हुई सोच से बनती है। और अगर वो सोच गलत हो तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। लेकिन क्या होगा अगर आज आप पहली बार वो सोच समझ जाएं जो अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं? आज की इस जर्नी में हम सिर्फ एक बुक समरी नहीं देखने वाले, हम एक माइंडसेट शिफ्ट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जो एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठकर सोच रहा था कि हम भी अमीर कैसे बन सकते हैं। और उसी सवाल ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है हवाई से, जहां एक छोटा सा लड़का रहता था, रॉबर्ट। रॉबर्ट के दो पिता थे, एक उसके असली पिता और दूसरे उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता। रॉबर्ट के असली पिता हाईली एजुकेटेड थे, पीएचडी लेवल की एजुकेशन। उन्होंने प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की थी और सोसाइटी में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इतनी एजुकेशन के बावजूद वो हमेशा पैसों की कमी में रहते थे। बिल्स, लोन्स, फाइनेंशियल प्रेशर। और इसलिए रॉबर्ट उन्हें कहता है पुअर डैड। दूसरी तरफ थे माइक के पिता। उन्होंने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था, फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन वो हवाई के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक बनने वाले थे। और इसलिए रॉबर्ट उन्हें कहता है रिच डैड। अब इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा जो हर दिन इन दोनों लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों इंटेलिजेंट, दोनों हार्ड वर्किंग, लेकिन दोनों की सोच कंप्लीटली ऑपोजिट। पुअर डैड हमेशा कहते थे स्टडी हार्ड सो यू कैन गेट अ गुड जॉब, लेकिन रिच डैड कहते थे लर्न हाउ मनी वर्क्स सो यू नेवर हैव टू वर्क फॉर इट। एक तरफ जॉब सिक्योरिटी, दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम। और यही वो मोमेंट था जब रॉबर्ट के माइंड में पहली बार एक पावरफुल क्वेश्चन आया, अगर दोनों इंटेलिजेंट हैं तो फिर रिच कौन बनता है? और यहीं से शुरू होती है उसकी रियल एजुकेशन। द फर्स्ट लेसन बिगिंस। एक दिन रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। क्यों? क्योंकि उनके सारे दोस्त रिच फैमिलीज से थे, उनके पास टॉयज थे, फैंसी थिंग्स थीं, लेकिन रॉबर्ट और माइक के पास नहीं। और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया वी विल बिकम रिच। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि रिच कैसे बना जाता है। तो वो माइक के फादर के पास गए, यानी रिच डैड, और उनसे कहा टीच अस हाउ टू बिकम रिच। रिच डैड ने उन्हें देखा, थोड़ा मुस्कुराए और बोले अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। दोनों एक्साइटेड हो गए, उन्हें लगा अब उन्हें बिजनेस सीक्रेट सिखाए जाएंगे। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रिच डैड ने उन्हें अपनी ग्रोसरी स्टोर में काम पर लगा दिया, और सैलरी सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर। अब सोचो, एक बच्चा जो रिच बनना चाहता है और उसे इतनी छोटी सैलरी मिल रही है। कुछ हफ्तों तक रॉबर्ट काम करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। उसे लगा ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, इतनी कम सैलरी क्यों? और एक दिन वो गुस्से में रिच डैड के पास गया और बोला यू आर चीटिंग मी, आप मुझे यूज कर रहे हैं। और यहीं रिच डैड मुस्कुराए, क्योंकि यही वो मोमेंट था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा रॉबर्ट, यही रीजन है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर गरीब रहते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें पैसे कम मिलते हैं वो कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं, बॉस को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं पैसे को अपने लिए काम कैसे करवा सकता हूं। और फिर रिच डैड ने वो लाइन कही जो इस पूरी किताब की फाउंडेशन बन जाती है। उन्होंने कहा द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, बट द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और उस दिन रॉबर्ट को समझ आया कि रिच बनने का सीक्रेट सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि मनी को समझना है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अगले लेसन में रिच डैड उन्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले थे जो उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देगा, और शायद आपकी भी। Part 2. The lesson that changes everything.
रॉबर्ट उस दिन घर लौटते समय बहुत देर तक चुप था। उसके दिमाग में रिच डैड की बात बार बार घूम रही थी। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, बट द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये एक ऐसा आइडिया था जो उसकी पूरी सोच को हिला रहा था। क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी देखा था, स्कूल में, घर में, सोसाइटी में, सब कुछ इसका उल्टा सिखाता था। स्कूल कहता था स्टडी हार्ड सो यू कैन गेट अ गुड जॉब। पेरेंट्स कहते थे सिक्योर जॉब ढूंढो, सेफ लाइफ जियो। लेकिन रिच डैड कुछ और ही कह रहे थे। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे पावरफुल लेसन। एक ऐसा लेसन जो अगर किसी इंसान को सच में समझ आ जाए तो उसकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन उससे पहले रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। रॉबर्ट, तुम्हें क्या लगता है लोग पैसे के लिए क्यों काम करते हैं? रॉबर्ट ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए बिल्स पे करने के लिए। रिच डैड मुस्कुराए, एग्जैक्टली। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और फिर उन्होंने एक ऐसी स्टोरी समझाई जो शायद दुनिया के हर मिडिल क्लास इंसान की स्टोरी है, द ट्रैप ऑफ द रैट रेस। रिच डैड ने कहा, इमेजिन करो एक नॉर्मल आदमी की लाइफ। वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज, फिर जॉब, पहली सैलरी मिलती है और वो खुश हो जाता है। लेकिन उसी मोमेंट एक इनविजिबल साइकिल शुरू हो जाती है। सैलरी आती है, बिल्स आते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, फिर प्रमोशन चाहिए, फिर बिगर सैलरी चाहिए, फिर बिगर हाउस चाहिए, फिर बिगर कार चाहिए, और धीरे धीरे वो एक रेस में फंस जाता है। रिच डैड ने उस रेस का नाम दिया था द रैट रेस। एक ऐसी रेस जहां लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। और यही वो मोमेंट था जब रिच डैड ने रॉबर्ट को एक कॉन्सेप्ट सिखाया जो इस किताब की बैकबोन है। लेकिन उससे पहले उन्होंने रॉबर्ट से एक और सवाल पूछा। रॉबर्ट, तुम्हें पता है एसेट क्या होता है? रॉबर्ट ने कहा, हाउस। रिच डैड ने सिर हिलाया। मोस्ट पीपल यही सोचते हैं, लेकिन सच कुछ और है। और यहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जो फाइनेंशियल एजुकेशन की फाउंडेशन बन जाता है। रिच डैड ने एक पेपर लिया, उस पर 2 शब्द लिखे, एसेट्स, लायबिलिटीज। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो बस एक रूल फॉलो करो, बाय एसेट्स एंड अवॉइड लायबिलिटीज। रॉबर्ट कंफ्यूज था क्योंकि ये बहुत सिंपल लग रहा था। लेकिन रिच डैड ने कहा, प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क ही नहीं समझते। और फिर उन्होंने एक सिंपल डेफिनेशन दी, इतनी सिंपल कि शायद आज भी फाइनेंशियल एजुकेशन की सबसे पावरफुल डेफिनेशन मानी जाती है। उन्होंने कहा, एसेट वो चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। बस इतना सिंपल। लेकिन यही सिंप्लिसिटी पूरी गेम बदल देती है। रिच डैड ने समझाया कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। मिडिल क्लास लोग अक्सर वो चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें लगता है एसेट्स हैं, लेकिन असल में वो लायबिलिटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बड़ा हाउस। बहुत लोग कहते हैं माई हाउस इज़ माई बिगेस्ट एसेट। लेकिन रिच डैड ने कहा, क्या सच में? क्योंकि उस हाउस के साथ क्या आता है? मॉर्टगेज, मेंटेनेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स। हर महीने पैसा बाहर जाता है, तो टेक्निकली वो पॉकेट से पैसा निकाल रहा है। और इसलिए फाइनेंशियली स्पीकिंग वो लायबिलिटी है। अब इमेजिन करो अगर उसी पैसे से कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली जाए जो हर महीने इनकम जनरेट करे, तो वो क्या बन गया? एसेट। और यही डिफरेंस है रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट में। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और डीप आइडिया समझाया। उन्होंने कहा, मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट इज़ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि एसेट्स खरीदने चाहिए, लेकिन फिर भी वो लायबिलिटीज खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशंस, स्टेटस, सोसाइटी, कंपैरिजन। लोग एक्सपेंसिव कार इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत है, लोग उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, रिच पीपल बाय लग्जरीज लास्ट, पुअर एंड मिडिल क्लास बाय लग्जरीज फर्स्ट। और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव गैप क्रिएट करता है। रिच डैड ने कहा, स्कूल हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं सिखाता, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें सिखाता है हिस्ट्री, मैथ, साइंस, लेकिन वो नहीं सिखाता कि मनी कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, टैक्स कैसे काम करता है। और यही रीज़न है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि नॉलेज इनकम्प्लीट है। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 स्किल्स से बनती है, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, अंडरस्टैंडिंग लॉ। जब ये 4 स्किल्स कंबाइन होती है तब एक इंसान सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता है।
उस दिन के बाद रॉबर्ट ने दुनिया को अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब जब भी वो किसी चीज़ को देखता था, वो खुद से एक सवाल पूछता था, इज़ दिस एन एसेट और अ लायबिलिटी? और यही क्वेश्चन धीरे धीरे उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को शेप देने लगा। लेकिन रिच डैड ने उसे एक फाइनल वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा, नॉलेज अलोन इज़ नॉट इनफ, एक्शन इज़ वॉट क्रिएट्स वेल्थ। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इसलिए उनकी लाइफ नहीं बदलती। रिच डैड कहते थे, ट्रू वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ट्रू वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, चॉइस फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम। जब आपके पास एसेट्स होते हैं तो वो एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं, और उस इनकम की वजह से आपको हर दिन जॉब पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और शायद यही वो ड्रीम है जो हर इंसान सीक्रेटली देखता है। लेकिन उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए माइंडसेट बदलना पड़ता है, हैबिट्स बदलनी पड़ती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी पड़ती है। लेकिन रिच डैड का सबसे कंट्रोवर्शियल लेसन अभी बाकी था, एक ऐसा लेसन जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को कंप्लीटली चैलेंज करता है। उन्होंने कहा, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। लेकिन अगर रिच पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर वो करते क्या हैं? वो पैसा कैसे बनाते हैं, और वो ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी दुनिया नहीं जानती? यही वो सवाल है जिसका जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलता है, और शायद वही आंसर आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकता है। पार्ट 3, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट उस रात देर तक जागता रहा। रिच डैड की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, रैट रेस, सब कुछ एक पजल की तरह लग रहा था। लेकिन उस पजल का एक हिस्सा अभी भी मिसिंग था। अगर रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर वो करते क्या हैं? यही सवाल अगले दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा। रिच डैड हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रॉबर्ट, लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें काम पसंद है, वे काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। रॉबर्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डर? रिच डैड ने सिर हिलाया। हाँ, दो इमोशंस पूरी दुनिया की फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करते हैं, फियर और ग्रीड। और यही दो इमोशंस लोगों को पूरी जिंदगी एक ही जगह फंसा कर रखते हैं। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। फियर ऑफ बिल्स, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ लूजिंग सिक्योरिटी। जब किसी इंसान को ये डर महसूस होता है तो उसका माइंड ऑटोमैटिकली एक सेफ ऑप्शन ढूंढता है, और वो सेफ ऑप्शन होता है जॉब, स्टेबल सैलरी, मंथली इनकम, प्रिडिक्टेबल रूटीन। लेकिन रिच डैड कहते थे कि यही सेफ्टी कभी कभी सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम करता है तो वो रिस्क लेना बंद कर देता है, और जहां रिस्क नहीं होता वहां ग्रोथ भी नहीं होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फियर के बाद आता है दूसरा इमोशन, ग्रीड। इमेजिन करो, एक आदमी को पहली सैलरी मिलती है, वो खुश हो जाता है। फिर वो सोचता है, अगर सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। फिर प्रमोशन आता है, फिर बिगर सैलरी, फिर बिगर हाउस, फिर लग्जरी कार, और धीरे धीरे फियर और ग्रीड मिलकर एक साइकिल बना देते हैं। फियर कहता है, जॉब मत छोड़ो, सिक्योरिटी खो जाएगी। ग्रीड कहता है, और पैसा चाहिए, और लाइफस्टाइल चाहिए। और इसी साइकिल को रिच डैड कहते थे द रैट रेस। लोग दौड़ते रहते हैं लेकिन फ्रीडम कभी नहीं मिलती। हाउ द रिच थिंक डिफरेंटली। रॉबर्ट ने पूछा, तो रिच लोग अलग क्या करते हैं? रिच डैड ने कहा, रिच लोग फियर और ग्रीड से भागते नहीं, उन्हें समझते हैं। जब रिच लोग पैसा कमाते हैं तो वो तुरंत उसे खर्च नहीं करते, वो पहले सोचते हैं इस पैसे को एसेट में कैसे बदल सकते हैं। यही सोच लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति बोनस पाता है, वो नई कार खरीद लेता है। लेकिन एक फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति उसी बोनस से इन्वेस्टमेंट करता है, स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, और वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इनकम जनरेट करने लगता है। यही डिफरेंस कंपाउंडिंग क्रिएट करता है, द सीक्रेट ऑफ कैश फ्लो। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और कॉन्सेप्ट समझाया, कैश फ्लो। उन्होंने एक सिंपल डायग्राम बनाया, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज। उन्होंने कहा, मिडिल क्लास का कैश फ्लो ऐसा होता है, इनकम, एक्सपेंसेस, बिल्स, टैक्सेस, और अंत में बचता है बहुत कम। लेकिन रिच लोगों का कैश फ्लो अलग होता है, इनकम, एसेट्स, मोर इनकम।
एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं और वही इनकम नए एसेट्स बनाती है। धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाता है और यही सिस्टम वेल्थ क्रिएट करता है। रिच डैड ने रॉबर्ट से एक और इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा, अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो तुम्हें भीड़ से अलग सोचना होगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। स्कूल जाओ, डिग्री लो, जॉब करो, रिटायरमेंट का इंतजार करो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर तुम वही करोगे जो सब करते हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है, एवरेज लाइफ, एवरेज इनकम, एवरेज फ्रीडम। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग चाहिए। रिच डैड का एक और पावरफुल प्रिंसिपल था। उन्होंने कहा, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। इसका मतलब क्या था? रिच डैड कहते थे कि करियर का गोल सिर्फ सैलरी नहीं होना चाहिए, करियर का गोल होना चाहिए स्किल्स। स्किल्स जो फ्यूचर में एसेट्स क्रिएट कर सकें। सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टिंग नॉलेज, नेगोशिएशन। ये स्किल्स किसी भी डिग्री से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं, क्योंकि जब स्किल्स स्ट्रांग होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनने लगती हैं। द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एंटरप्रेन्योर्स। रिच डैड ने एक सिंपल कंपैरिजन किया। एम्प्लॉय स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। एम्प्लॉयज़ रिस्क से बचते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एम्प्लॉयज़ सैलरी पर डिपेंड करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स सिस्टम्स बनाते हैं, और यही सिस्टम्स इवेंचुअली वेल्थ बनाते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहले माइंडसेट बदलना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये करेज का गेम है। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? रिच डैड ने कहा, स्टार्ट स्मॉल। पहला एसेट छोटा हो सकता है, पहली इन्वेस्टमेंट छोटी हो सकती है, पहली अपॉर्चुनिटी सिंपल हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि शुरुआत हो, क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती। वेल्थ धीरे धीरे बिल्ड होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, हैबिट्स की तरह, माइंडसेट की तरह। उस दिन रॉबर्ट को पहली बार समझ आया कि रिच बनना सिर्फ पैसा कमाने की स्किल नहीं है, ये सोच की स्किल है, डिसीजन मेकिंग की स्किल है, और सबसे ज्यादा पेशेंस की स्किल है, क्योंकि रियल वेल्थ टाइम लेती है। लेकिन जब वो बनती है तो वो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलती, वो पूरी लाइफ बदल देती है। लेकिन रिच डैड की एजुकेशन यहीं खत्म नहीं हुई। असल में सबसे सरप्राइजिंग लेसन अभी बाकी था। एक ऐसा लेसन जो बताता है कि रिच लोग फेलियर से क्यों नहीं डरते, क्योंकि जहां मिडिल क्लास फेलियर से बचने की कोशिश करता है, वहीं रिच लोग फेलियर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे और क्यों फेलियर्स कभी कभी सक्सेस से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं? यही वो सीक्रेट है जो कहानी के अगले हिस्से में सामने आता है, और वही लेसन शायद आपके लाइफ डिसीजंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। पार्ट 4, वाई फेलियर इज द रियल टीचर। कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस चीज से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बचने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को रिच लोग अपने सबसे बड़े टीचर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज है फेलियर। रॉबर्ट ने एक दिन रिच डैड से पूछा, अगर बिजनेस फेल हो जाए तो? अगर इन्वेस्टमेंट डूब जाए तो? अगर पैसा खो जाए तो? रिच डैड ने शांत होकर जवाब दिया, रॉबर्ट, यही रीजन है कि ज्यादातर लोग कभी रिच नहीं बनते, क्योंकि वे फेलियर से डरते हैं, और जब कोई इंसान फेलियर से डरता है तो वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। द स्कूल सिस्टम प्रॉब्लम। रिच डैड ने समझाया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी लिमिटेशन है। स्कूल हमें सिखाता है, गलती मत करो, रॉन्ग आंसर मत दो, टेस्ट में फेल मत हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में रूल्स अलग होते हैं। बिजनेस में, इन्वेस्टिंग में, इनोवेशन में गलतियां अनअवॉइडेबल हैं। अगर कोई इंसान कुछ नया करने की कोशिश करेगा तो फेलियर्स आएंगे ही, लेकिन रिच लोग फेलियर्स को एंड नहीं समझते, वे उन्हें फीडबैक की तरह देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड क्विटर्स। रिच डैड ने एक सिंपल डिफरेंस समझाया, विनर्स फेल, क्विटर्स ऑल्सो फेल। लेकिन फर्क यह है, विनर्स फेलियर से सीखते हैं, क्विटर्स फेलियर से डरते हैं, और इसी डिफरेंस की वजह से कुछ लोग इवेंचुअली सक्सेसफुल बन जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि जब उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था तो वो तुरंत सक्सेसफुल नहीं हुआ था। कई मिस्टेक्स हुई, कई डील्स गलत हुई, कई डिसीजंस एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन हर मिस्टेक एक लेसन बन गई, और वही लेसन्स फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन बन गए। रिच डैड कहते थे, फेलियर मेक्स द विनर्स स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हर फेलियर एक नई अंडरस्टैंडिंग देता है, एक नई क्लैरिटी देता है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, फियर बैरियर।
ज्यादातर लोग फेलियर की इमेजिनेशन से ही रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा खो गया तो क्या होगा, अगर एक्सपेरिमेंट गलत हो गया तो। और यही थॉट्स उन्हें एक्शन लेने से रोक देते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, क्योंकि अगर इंसान हमेशा सेफ खेलता है तो वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पाता। स्मार्ट रिस्क वर्सेस ब्लाइंड रिस्क, यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना भी जरूरी है। रिच डैड रेकलेस रिस्क लेने की सलाह नहीं देते थे। वे कहते थे कि रिस्क दो प्रकार के होते हैं, ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क। ब्लाइंड रिस्क वो होता है जिसमें नॉलेज नहीं होती, प्रिपरेशन नहीं होती, स्ट्रैटेजी नहीं होती। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क अलग होता है, उसमें रिसर्च होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, प्लान होता है। और यही डिफरेंस सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और गैम्बलर्स के बीच होता है। रिच डैड बार बार एक बात दोहराते थे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज बिल्ट बाय लर्निंग। और लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं आती, लर्निंग एक्सपीरियंस से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर से आती है। जब कोई इंसान इन्वेस्टमेंट्स करता है, बिजनेस डिसीजंस लेता है, मार्केट्स ऑब्जर्व करता है, तो धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है। और यही इंटेलिजेंस इवेंचुअली वेल्थ क्रिएट करती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाया। उन्होंने कहा, अपॉर्चुनिटीज सबके सामने होती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए ट्रेन्ड माइंड चाहिए, फाइनेंशियली एजुकेटेड माइंड। जब किसी इंसान की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है तो वो अपॉर्चुनिटीज पहचानने लगता है। जहां बाकी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां वो पॉसिबिलिटीज देखता है। रिच डैड ने एक साइकोलॉजिकल लूप भी एक्सप्लेन किया। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन लर्निंग से आता है, लर्निंग एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस अक्सर फेलियर से आता है। इसका मतलब क्या हुआ? फेलियर्स इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, क्योंकि हर फेलियर के बाद इंसान थोड़ा स्मार्टर बन जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बन जाता है, और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है। रिच डैड हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर जोर देते थे। उन्होंने कहा, वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म गेम। ये ओवरनाइट सक्सेस का गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है, लर्निंग का गेम है, और सबसे ज्यादा माइंडसेट का गेम है। क्योंकि अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो टेम्पररी फेलियर्स भी परमानेंट सक्सेस का हिस्सा बन जाते हैं। उस दिन रॉबर्ट को एक और चीज समझ आई। रिच बनना सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये कैरेक्टर का गेम है, करेज का गेम है, सेल्फ बिलीफ का गेम है। और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग वेल्थ क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हुए भी कभी उस जर्नी पर निकलते ही नहीं। लेकिन रिच डैड की एजुकेशन का सबसे पावरफुल लेसन अभी बाकी था। एक ऐसा लेसन जो एक्सप्लेन करता है कि रिच लोग अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वे मार्केट्स को अलग नज़र से देखते हैं, और कैसे वे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते रहते हैं, भले ही वे सो रहे हों। यही वो फाइनल लेसन है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करता है। और शायद वही लेसन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम वास्तव में पॉसिबल है। कई साल बाद जब रॉबर्ट अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि रिच डैड ने उसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे एक नया नज़रिया दिया था, एक नया वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि असली फर्क नॉलेज में नहीं होता, असली फर्क परसेप्शन में होता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल जाता है। और शायद यही वो मोमेंट है जहां एक नॉर्मल लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के रास्ते अलग हो जाते हैं। रिच डैड अक्सर कहते थे, मोस्ट पीपल सी ऑब्स्टिकल्स, द रिच सी अपॉर्चुनिटीज। अब इमेजिन करो, दो लोग एक ही सिचुएशन को देख रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है, इकोनॉमी खराब है, बिजनेस रिस्की है, इन्वेस्टमेंट्स डेंजरस हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति वही सिचुएशन देखकर कहता है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये नया मार्केट है, ये ग्रोथ का चांस है। यही डिफरेंस वेल्थ क्रिएट करता है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा ऑब्वियस नहीं होती, कभी कभी वे प्रॉब्लम्स के डिस्गाइज में आती हैं, और सिर्फ वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जिनका माइंड ट्रेन्ड होता है। रिच डैड का एक और प्रिंसिपल था जो रॉबर्ट कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा, डोंट जस्ट अर्न मनी, बिल्ड सिस्टम्स दैट अर्न मनी फॉर यू। इसका मतलब क्या था? मिडिल क्लास माइंडसेट इनकम पर फोकस करता है, बेटर जॉब, बेटर सैलरी, बेटर प्रमोशन। लेकिन रिच माइंडसेट सिस्टम्स पर फोकस करता है, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स। सिस्टम्स जो इनकम जनरेट करते रहते हैं, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। और यही सिस्टम्स इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करते हैं। द पावर ऑफ ओनरशिप। रिच डैड हमेशा ओनरशिप की इंपॉर्टेंस पर जोर देते थे। उन्होंने कहा, एम्प्लॉयज वर्क फॉर सिस्टम्स, ओनर्स क्रिएट सिस्टम्स।
जब कोई इंसान ओनरशिप माइंडसेट डेवलप करता है तो उसकी थिंकिंग बदल जाती है। वो सिर्फ सैलरी नहीं सोचता, वो वैल्यू क्रिएशन सोचता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके सोचता है। और जब कोई इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वेल्थ नेचुरली फॉलो करती है। लेकिन यहाँ एक और हिडन ट्रुथ भी है। वेल्थ सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं बनती, वेल्थ बनती है डिसिप्लिन से। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन, डिसीजन डिसिप्लिन। क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो टेम्पटेशंस भी बढ़ते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव हैबिट्स, स्टेटस परचेजेस। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां डिसिप्लिन वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। ये एक लंबी जर्नी है जिसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और लर्निंग की हंगर चाहिए। क्योंकि मार्केट्स बदलते हैं, इकोनॉमीज बदलती हैं, टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, द एबिलिटी टू अडैप्ट। जो लोग सीखते रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अ सिंपल येट पावरफुल फॉर्मूला। अगर रिच डैड की पूरी फिलॉसफी को एक सिंपल फॉर्मूला में समराइज किया जाए तो शायद वो कुछ ऐसा होगा: लर्न, बिल्ड एसेट्स, कंट्रोल एक्सपेंसेस, री इन्वेस्ट इनकम, रिपीट। इतना सिंपल, लेकिन यही सिंप्लिसिटी डेकेड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती है। कई साल बाद रॉबर्ट को एक और चीज समझ आई। वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। रियल वेल्थ का मतलब है टाइम। टाइम टू डू व्हाट यू लव, टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, टाइम टू एक्सप्लोर लाइफ, टाइम टू ग्रो। जब एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं तो इंसान को टाइम वापस मिल जाता है, और शायद यही सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आपके मन में भी वही सवाल कभी आया होगा: क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है? और सच ये है, हाँ, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक डिसीजन लेना पड़ता है। अ डिसीजन टू थिंक डिफरेंटली, अ डिसीजन टू लर्न कंटिन्यूअसली, अ डिसीजन टू बिल्ड एसेट्स इंस्टेड ऑफ चेजिंग स्टेटस, और सबसे इंपॉर्टेंट, अ डिसीजन टू स्टार्ट। क्योंकि जर्नी की सबसे कठिन स्टेप हमेशा पहला स्टेप होता है। रिच डैड की एजुकेशन ने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वही लेसन्स आज भी लाखों लोगों की सोच बदल रहे हैं। क्योंकि प्रिंसिपल सिंपल हैं, टाइमलेस हैं और पावरफुल हैं। वर्क टू लर्न, बिल्ड एसेट्स, अंडरस्टैंड मनी, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, थिंक लॉन्ग टर्म। और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ड्रीम नहीं था, वो सिर्फ एक माइंडसेट दूर था। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें, खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए: क्या ये मुझे रैट रेस के करीब ले जा रहा है या फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब? क्योंकि जिंदगी के हर डिसीजन में हम या तो अपनी फ्रीडम बना रहे होते हैं या अपनी लिमिट्स। और शायद आज आपने पहली बार वो डिफरेंस देख लिया है। द एंड।